दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटनाचक्र पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की जो जीएस पॉइंटर की बुक आती है उसका 2023 का लेटेस्ट वर्जन। इस बुक के अंतर्गत जितने भी जो जीएस पॉइंटर अर्थात वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बनते होंगे उन सभी को आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। देखो, मनुष्य की एक विशिष्ट क्वालिटी यह होती है कि वो अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट रहता है अर्थात अर्थव्यवस्था पर आश्रित रहता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही समाज में भी परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मानव समाज है उसका विलक्षण या फिर विशिष्ट गुण यह होता है कि वह अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था भी उसी के अनुरूप ढल जाती है अर्थात उसी के हिसाब से चलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संबंध हड़प्पा से है अर्थात हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक ऐसा स्थान था जो खुदाई के दौरान सबसे पहले प्राप्त किया गया था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। देखो, आदि ऐतिहासिक युग एक ऐसा युग है जिसके अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमें रिटन एविडेंसेस अर्थात लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको हम आज तक भी पढ़ नहीं सके हैं। इसलिए हम इसको आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखी गई है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो रिटन एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम आज तक भी नहीं पढ़ सके कि उनका मतलब क्या है। तो इस प्रकार जिस युग के जो रिटन एविडेंसेस नहीं पढ़ेंगे उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। देखो, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो ध्यान रखना वो एक नगरीय सभ्यता थी अर्थात एक मॉडर्न सिविलाइजेशन वाली सोसाइटी थी, लेकिन ये जो आर्य सभ्यता थी आर्य संस्कृति थी ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मर्दभांड था। देखो, जो सिंधु सभ्यता से हमें मर्दभांड प्राप्त हुए हैं अर्थात बर्तन प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आर्यों से पहले थे, यानी कि आर्यों से पहले के हैं, आर्यंस बाद में आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले आ चुके थे। देखो, ये मर्दभांड एक स्पेशल टाइप के बर्तन होते थे और इन्हीं के आधार पर हमने यह कहा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आर्यन से पूर्व है। जब इन मर्दभांड को बनाया जाता था तो मर्दभांड को बनाए जाने वाली जो मिट्टी होती थी उसके साथ में रेत को मिला दिया जाता था। अब रेत को मिलाए जाने के कारण जब इसको बर्तन को गर्म किया जाता था तो वो हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेता था अर्थात हल्का भूरा लाल रंग प्राप्त कर लेता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, रेत होता था, जिस कारण वो एक कैसा रंग ले लेता था, हल्का भूरा रंग। ठीक है, अब जब बर्तन तैयार हो गया, जैसे ये एक प्रकार का बर्तन है और ये तैयार हो गया तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता था इस पर ये लाल रंग की पुताई कर देते थे, लेकिन निचले वाले हिस्से में क्या कर देते, चित्रकारिता करते थे। ठीक है, देखो आपके सामने इस स्लाइड में ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मर्तबांड अर्थात बर्तन है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे तरीके से पॉलिश की गई है और ये जो पॉलिश की गई है ऊपर की साइड में ये रेड कलर से अर्थात लाल रंग की पॉलिश की गई है और साथ ही साथ जो इसका नीचे का हिस्सा है इस पर ब्लैक कलर से चित्रकारिता की गई है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से चित्रकारिता की गई थी उस समय पर, यानी कि किस समय की बात हो रही है, आदि ऐतिहासिक युग की। वर्तमान में भी अगर आप देखोगे मिट्टी के बर्तनों पर इतनी अच्छी चित्रकारिता शायद ही कोई व्यक्ति करता होगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कितनी ज्यादा मॉडर्नाइज थी, इसलिए हमने उसको क्या कहा है, नगरीय सभ्यता कहा है।
लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता थी, ये दोनों की दोनों ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात ये दोनों ग्रामीण सभ्यता थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। देखो चित्रकारिता से भी अंदाजा लगा सकते हो कि यार इनके पास कितने अच्छे साधन रहे होंगे जिससे इन्होंने ये चित्रकारिता की है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ये क्या देखा, एक स्टैचू प्राप्त हुई एक फीमेल की, साथ ही साथ बर्तन, और ये रही जो आपके सामने ये एक प्रकार की मुहर है, जैसे कि जो स्टैंप होती है वो है। लेकिन इस स्टैंप के ऊपर ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आज तक भी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया है, क्योंकि जो इसकी शैली थी वो एक प्रकार की चित्रात्मक शैली थी जिसको हम आज तक भी नहीं समझ पाए। और ध्यान से याद करो कि मैंने अभी बताया था कि इस युग से हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो तो सभी प्राप्त हुए हैं, लेकिन जितने भी जो रिटन एविडेंसेस थे, लिखित साक्ष्य थे, उनको आज तक भी हम नहीं पढ़ सके। यानी कि जो इसकी ये जो शैली है इसको आज तक हम समझ नहीं सके हैं कि इनका क्या मतलब है, क्या इस चित्र से क्या प्रदर्शित है, ये क्या संकेत कर रहा है, ऐसा कुछ हमें आज तक भी आइडिया नहीं लगा है। और इसीलिए हमने इस संस्कृति को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक युग एक ऐसा युग है जिसके अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और रिटन एविडेंसेस दोनों प्राप्त हुए, लेकिन जो रिटन एविडेंस है उनको हम आज तक भी नहीं पढ़ सके। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इस स्लाइड में, ये जो स्लाइड है आपके सामने, इस स्लाइड में आपको ये जो स्टैचू दिख रही है ये एक नेक्ड स्टैचू है, अर्थात एक ऐसी नेक डांसिंग गर्ल की स्टैचू है जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। और ये क्या है, बर्तन है जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और बाकी के ये अन्य एविडेंसेस हैं। तो आप ध्यान रखना इन सभी को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऊपर बर्तन के ऊपर की जो पुताई होती थी वो किस कलर की होती थी, तो आंसर होगा रेड, यानी कि लाल रंग की। लेकिन अगर वहीं नीचे वाले हिस्से पर पूछा जाए, नीचे वाले हिस्से पर वो क्या करते थे, चित्रकारिता, और किस रंग की, काले रंग की, अर्थात ब्लैक कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह वैदिक संस्कृति से अलग है। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो जीवन होता था कैसा होता था, इनके पास में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं होती थी, और साथ ही साथ इनके पास एक चित्रलेख्य लिपि थी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस चित्रलेख्य लिपि को आज तक भी हम नहीं पढ़ सके, अर्थात इसके जो रिटन एविडेंसेस हमें प्राप्त हैं उनका ज्ञान हमें आज तक भी नहीं हुआ। इसी कारण हमने इसको आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा है। तो ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वो कैसी थी, एक विकसित शहरी जीवन व्यतीत करने वाली संस्कृति थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता भी आर्य सभ्यता की तरह ही ग्रामीण सभ्यता थी। ये दोनों की दोनों ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मॉडर्न सिविलाइजेशन सोसाइटी, अर्थात विकसित शहरी जीवन वाली एक सोसाइटी थी। दूसरा आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, अर्थात जो आयरन की नॉलेज होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। लेकिन यह नॉलेज किसको थी? वैदिक सभ्यता के लोगों को थी। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें लोहे का पूर्ण रूप से ज्ञान था, जिसका उपयोग वह रक्षा शस्त्रों के रूप में करते थे, अर्थात जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए वैदिक सभ्यता के लोग इसका उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, अर्थात पुरातात्विक खुदाई से ही हमें पता लगता है कि जो हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है उससे हमें बहुत सारे एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और देखो जो हड़प्पा है यह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे पहला स्थान है, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर प्राप्त हुआ था वो कौन सा था? हड़प्पा। वर्तमान में यह पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। और देखो पुरातात्विक खुदाई के कारण हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, जैसे कि घड़े यानी कि मर्दभांड और कुछ रिटन एविडेंसेस जिनको हम आज तक भी पढ़ नहीं सके। इसी कारण हमने इसको कहाँ रखा है? आदि ऐतिहासिक युग में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सम्मेलन है। तो देखो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि E.J.H. मैके। E.J.H. मैके ने कहा है कि यह लोग सुमेर से लोगों का पलायन है। सुमेर कहते हैं दक्षिण मेसोपोटामिया को, तो दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों का पलायन है। मार्टियर व्हीलर ने कहा है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है।
ऐसे ही जो अलमानंद घोष हैं उन्होंने यह कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से जो परिपक्वता थे उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ध्यान रखना कि किसने क्या बात कही है। आपसे इनमें से कुछ भी देकर किसी के भी स्टेटमेंट को पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है उससे हमें चांदी की साक्ष्यता अर्थात चांदी के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। और ये जो एविडेंस मिले हैं चांदी के, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रसिद्ध नगर है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से ही हमें चांदी के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग होता था। तो आंसर है लाल रंग। हमने अभी बताया कि जो मिट्टी से बने बर्तन होते थे उनको मर्तभांड कहते थे और उन पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। ऊपर की साइड में लाल रंग और नीचे की साइड में ब्लैक कलर से चित्रकारिता की जाती थी। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन सभ्यता से। जो पूर्व आर्य सभ्यता थी वहीं से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायें, हाथी, गैंडा तथा बाघ, इन पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। अर्थात आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से वह कौन सा पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में कोई भी देखने को नामो निशान नहीं मिला। तो आंसर है गायें। जो गायें हैं उसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं है। तो गाय का संबंध किससे है ये भी पूछा जा सकता है। गाय का संबंध वैदिक काल से है। नेक्स्ट, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा तथा देसलपुर, इनमें हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो आपको बताना है कि ये 4 स्थान हैं। इन चारों स्थानों में से वह स्थान कौन सा है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे प्राप्त स्थल नहीं है। तो आंसर है सोहगोरा। जो सोहगोरा है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। लेकिन जो चन्हुदड़ो और कोटदीजी तथा देसलपुर है, ये 3 ऐसे स्थान हैं, ये तीनों के तीनों स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ये दोनों स्थान यानी कि चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं और पाकिस्तान में भी सिंध प्रांत के अंतर्गत। वहीं देसलपुर भारत के अंतर्गत पड़ता है और भारत में गुजरात राज्य के कच्छ प्रांत में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इधर कुछ प्राचीन स्थल लिखे गए हैं और उधर उनके पुरातत्वीय खोज लिखी गई है कि किससे संबंधित है। जैसे पहला है लोथल। लोथल से हमें गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। कलिबंगा से हमें जुता हुआ खेत। धोलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना, धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट, बनावली से पक्की मीटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली। अर्थात जो मिट्टी का हल हमें प्राप्त हुआ है वह बनावली से प्राप्त हुआ। और हड़प्पा से हमें सावधान R37 प्राप्त हुआ। यह सावधान R37 एक प्रकार का ग्रेवयार्ड अर्थात कब्रिस्तान था। यहाँ से हमें 57 कंकाल बॉडी अर्थात जो डेड बॉडी थी वो हमें प्राप्त हुई। लेकिन इन 57 में से 20 इतने ज़्यादा डिकम्पोज हो चुके थे कि उन पर रिसर्च नहीं की जा सकती थी। तो इसी कारण ये क्या हुआ, इसको हम R37 के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें 20 की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी मतलब किसी फीमेल की होगी, तो एक फीमेल डांसर यानी कि या फिर लेडी डांसर की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रसिद्ध नगर है। यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक विशाल स्नानागार अर्थात ग्रेव ऑफ बाथ अर्थात एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। और दूसरा मैंने बताया था कि जो चांदी है, चांदी के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, 3 चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चांदी के साक्ष्य, नर्तकी की मूर्ति अर्थात जो एक डांसिंग गर्ल है उसकी स्टैचू प्राप्त हुई, और दूसरा एक विशाल अन्नागार अर्थात एक ग्रेट ऑफ बाथ के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
तो आंसर है राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में की थी, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। अर्थात मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आंसर है मृतकों का टीला। ऐसे ही हम बात करते हैं हड़प्पा की। जो हड़प्पा है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थान है। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ तो पहला स्थान सबसे हड़प्पा था। और यह हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है, जिसकी खोज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? दूसरी बात कि उर्वरता की देवी की एक मूर्ति हमें यहीं से प्राप्त हुई है। अर्थात स्त्री के गर्भ में एक उगता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में जो मूर्ति पूजा के प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और वो कौन थे? ए स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ प्योरिटी, अर्थात उर्वरता की देवी की मूर्ति की हमें जो प्राप्ति हुई है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई। दूसरा, समाधान R37, अर्थात ये एक प्रकार का ग्रेवयार्ड था और यहाँ से हमें 57 डेड बॉडी प्राप्त हुई, जिसमें से 20 डिकम्पोज हो चुकी थी और उसके बाद हमने इसका नाम क्या रखा? R37। नेक्स्ट हम बात करते हैं धोलावीरा की। ये जो धोलावीरा है इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ये धोलावीरा गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। और ध्यान रखना, ये जो धोलावीरा है यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सेकंड नंबर का सबसे बड़ा स्थान है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भारत में कौन सा है तो आंसर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पहले पर है। फर्स्ट पर कौन सा है भाई? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और सेकंड नंबर का कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा का मतलब क्या होता है? सफ़ेद कुआं। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ है। पहला कौन सा है? ध्यान रखना, राखीगढ़ी। और यह धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंतर्गत। जबकि राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलिबंगा। कलिबंगा से हमें जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर मैं कलिबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ध्यान रखना, इसका मतलब भी पूछा जा सकता है कि कलिबंगा का अर्थ क्या है, अर्थात काले रंग की चूड़ी। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, लोथल। जो लोथल है वह गुजरात के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ से हमें गोदी बाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखना, ये जो लोथल है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। अर्थात जो डॉक यार्ड है वह क्या था? लोथल। और इसीलिए मतलब कि बंदरगाह होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है वो लोथल को ही कही जाती है। अर्थात लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की कॉमर्शियल कैपिटल या फिर वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। और यहाँ से हमें किसके मतलब वाणिज्य अर्थात व्यापार होता था, तो व्यापार का पता कैसे लगाए? क्योंकि यहाँ से हमें फारस की जो मुद्रा है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि लोथल से क्या होता था? व्यापार होता था। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक व्यापारिक राजधानी कहते हैं। और लोथल किस लिए फेमस है? डॉकयार्ड के लिए, अर्थात बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कुछ नदी दी गई हैं और कुछ स्थान दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान किस नदी का है। जैसे पहला हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है। ऐसे ही हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मेरठ के पास में है, यह गंगा नदी के किनारे पर पड़ता है। देखो हस्तिनापुर का संबंध है महाभारत से, तो ध्यान रखना कि एकदम से आपके याद आना चाहिए गंगा। ऐसे ही नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे? कृष्णा के। तो नागा अर्जुन, नागा अर्जुन महाभारत से रिलेटेड है। तो अर्जुन किससे संबंधित है? कृष्ण भगवान जी से। तो नागार्जुन कोंडा कृष्ण नदी के किनारे। ऐसे ही पैठन गोदावरी नदी के, कलिबंगा जहाँ से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और लोथल जो कि हमारा बंदरगाह होता था वो कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे। ऐसे ही रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें एक महान स्नानागार अर्थात एक ग्रेट ऑफ बाथ प्राप्त हुआ। और ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध शहर है और यहाँ से हमें चांदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मुझे कि मोहनजोदड़ो से अन्य क्या क्या एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। हम ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इधर कुछ शहर लिखे गए हैं, उसके बाद
इधर राज्य का नाम लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा शहर किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। जैसे पहला आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लोथल गुजरात के अंतर्गत, कलीबंगा राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। और बताओ मुझे कलीबंगा से हमें किस चीज़ के एविडेंसेस प्राप्त हुए थे। तो आप कहोगे कि सर हमें कलीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कलीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। रोपड़ पंजाब के अंतर्गत, बनावली हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। वहीं दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में। और राखीगढ़ी किस लिए फेमस है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर भारत के अंतर्गत है वह राखीगढ़ी ही है। और दूसरा कौन सा होगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखो, जब आप इस तरीके से कमेंट करके किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया होगा कि यार इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स पता हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड मतलब कि राखीगढ़ी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताएं तो आप उनको भी लिख सकते हैं, या फिर कोई दूसरा बच्चा कमेंट करेगा तो आप उसका कमेंट भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ से नॉलेज क्या होगी, इन्हेंस होगी, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी नॉलेज में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो इन सभी राज्यों के और शहरों के नाम याद रखने कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है। रिपीट करता हूँ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कलीबंगा राजस्थान में स्थित है। वहीं रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में और पाडरी गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान रखोगे अब कि मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में और पाडरी गुजरात के अंतर्गत स्थित है। ऐसे ही कुछ इधर शहर लिखे गए हैं और उनके खोजकर्ता के नाम सामने हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी, ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल द्वारा, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। कौसाम्बी NG मजुमदार, लोथल SR राव, वहीं सुरकोटडा JP जोशी के द्वारा की गई। ऐसे ही जो धोलावीरा है, धोलावीरा की खोज JP जोशी या फिर RS बिस्ट के द्वारा की गई। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं कि भाई कौन सा किससे संबंधित है। ज़्यादातर हड़प्पा का बारे में पूछा जाता है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की, और ऐसे ही लोथल की खोज SR राव ने की और धोलावीरा JP जोशी, ये आपको याद रखने हैं। और देखो तक्षशिला का भी एक बार पूछा गया था, जॉन मार्शल, तो लगभग सभी याद रख लेना, लेकिन ये याद रखना जरूर हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और अलीमुराद। ये सभी स्थान हड़प्पा संस्कृति के सिंध प्रांत में स्थित हैं। नेक्स्ट, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? आंसर है JH मैके ने। जो JH मैके थे इन्होंने चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था। और जो चन्हूदड़ो है यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि ग्रामीण स्थल था। आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता है, लेकिन इसके अंतर्गत प्राप्त एकमात्र स्थल चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थान है जो कि एक ग्रामीण स्थल है। और ये हम किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि देखो सभी स्थानों की इनकी किलाबंदी की गई थी, बाकी जितने भी स्थान हैं, लेकिन चन्हूदड़ो की किलाबंदी नहीं की गई थी। इस कारण इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो चन्हूदड़ो है वह एक ग्रामीण स्थल था। नेक्स्ट, कलीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो आंसर है हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन जो कलीबंगा है यह राजस्थान में, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है सौराष्ट्र में। जो रंगपुर है वह सौराष्ट्र गुजरात के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट, हल्का टेराकोटा। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, हड़प्पा का एक स्थल था बनावली, तो हल्का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ था। देखो जो ये टेराकोटा होता है
टेराकोटा का मतलब ऐसा होता है कि पक्की मिट्टी से, जो पक्की मिट्टी होती है उससे कोई भी आभूषण बना देना या फिर कोई खिलौना बना देना। इस प्रकार का जब भी कोई खिलौना या फिर आभूषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं, जो भी मिट्टी से बनाया जाता है, पक्की मिट्टी से। ठीक है, तो हल का जो हल यानी कि वो हल होता है बहाने वाला, तो उसका एक टेराकोटा प्राप्त हुआ हमें बनावली से। और बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा शहर है जो कि हरियाणा के हिसार राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो ध्यान रखना, हरियाणा में एग्रीकल्चर को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था, बनावली से। नेक्स्ट, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है पंजाब का, और पंजाब में दूसरा स्थल कौन सा है, रोपड़। तो पंजाब के दो स्थल ध्यान रखने हैं, पहला रोपड़ और दूसरा दधेरी। नेक्स्ट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, इनमें से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो क्या है, लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। हम लोथल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा एक डॉकयार्ड या फिर पतन या फिर बंदरगाह था। दूसरा हमने ये देखा कि लोथल को हम कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जानते हैं, अर्थात लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी कहते थे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से फारस के जो मुद्रा थी, फारस की जो करेंसी थी, उसके एविडेंसेस प्राप्त होते हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पतन के द्वारा या फिर बंदरगाह के द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था। तो ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंतर्गत। नेक्स्ट, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी के किनारे पर। जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या फिर डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह लोथल को कहते हैं। कलिबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल, इनमें से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कलिबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से एक स्थान जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है वह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, जबकि कलिबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात के अंतर्गत स्थित है। जबकि ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के एक राजा थे उदयन के द्वारा गंगा एवं यमुना के जो संगम स्थान था उस पर बनाया गया था पाटलिपुत्र। किसके द्वारा बसाया गया था, हर्यक वंश के राजा उदयन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड नंबर का धोलावीरा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी। तो आंसर है सिंधु, चेनाब और झेलम। देखो, ये आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैप है और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी है, इसके किनारे पर कितने सारे शहर बसे हैं। ऐसे ही झेलम, चिनाब और ये जितनी भी और नदियाँ दिख रही हैं, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, स्थल और नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है। तो आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कि भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। देखो, ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी, साथ ही साथ जो भगवान शिव थे उनको पशुपति के रूप में पूजा जाता था। लिंग एवं योनि की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा से एक ऐसी स्टैचू हमें प्राप्त हुई है, यानी कि एक ऐसी फीमेल की स्टैचू प्राप्त हुई है जिसके गर्भाशय में क्या दिखाया गया है, एक पेड़ का फोटो दिखाया गया है। तो इससे पता लगता है कि वो क्या करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की, और साथ ही साथ वृक्षों की, पशुओं की, इनकी भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का योगदान रहा है उनके नाम है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। जो राखलदास बनर्जी हैं इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की,
वर्ष 1922 में और दयाराम सानी ने वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे और मातृ देवी की उपासना करते थे। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो के लिए, हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योग धंधों के लिए। तो ध्यान रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन को नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो इसका सबसे प्रसिद्ध नगर है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थान है। यहाँ की कृषि जो की जाती थी वो एक मॉडर्न तरीके से की जाती थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ के जो उद्योग धंधे भी होते थे या फिर बर्तन वगैरह जो हमें मिले उसके आधार पर हम इसको क्या कहते थे, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन सोसाइटी अर्थात नगरीय सभ्यता के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया, एक कनिंगम इसके महत्व को नहीं समझा पाया था। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.एस. स्मिथ, इनमें से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ ऐसा व्यक्ति है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, जबकि आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स ये तीनों व्यक्ति हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट, सही कलानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा थी। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना, लोथल जो बंदरगाह के रूप में जाना जाता है वहां से हमें हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह था लोहा। तो ध्यान रखना, जो सिंधुवासी थे या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को था और वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता ये दोनों की दोनों एक ग्रामीण सभ्यता थी। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली, इनमें से वह स्थल जो घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। तो जो बनावली है वह घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है और बनावली भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ से हमें मिट्टी से बने हल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो मिट्टी के हल का टेराकोटा है वह हमें बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कलिबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो देखो, जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, अर्थात ये इस प्रकार का शहर था, एक ग्रिड प्रणाली में बसा हुआ शहर था। जैसे वर्तमान में आप चंडीगढ़ को देख सकते हो, चंडीगढ़ से इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे चंडीगढ़ एक ग्रिड प्रणाली में बसा हुआ शहर है, हर एक मतलब कि जो रोड है वो स्ट्रक्चर मतलब कि सीधा है सब कुछ, फिर इस तरीके से रोड बनी हुई है। तो एक ग्रिड प्रणाली में बसा हुआ शहर जैसे चंडीगढ़ था, इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता भी बसी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सही कथन है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन खुदाई के दौरान उनके आज भी अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। आप सभी को पता है कि खुदाई चलती रहती है और उनसे कोई भी एविडेंसेस नए नए प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनोली। सनोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हमें मानव संवादान प्राप्त हुए हैं। देखो, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बागपत, उत्तर प्रदेश जिले का। उत्तर प्रदेश जिले के बागपत जिले के अंतर्गत बड़ौद तहसील में एक गांव है सनोली। सनोली से पूरा स्थल के क्रमबंध के रूप में हमें लगभग
125 मानव शवदान प्राप्त हुए, अर्थात लगभग 125 लोगों की डेड बॉडी प्राप्त हुई। और इनकी जो दफनाए जाने का तरीका होता था अर्थात डायरेक्शन होती थी वह उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी। और साथ ही साथ हमने यह भी पाया कि इन शवदानों के साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली, जैसे ये एक वो कब्र है, ग्रेवयार्ड है, उसके अंतर्गत डेड बॉडी को दफनाया जाना है। तो एक तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर तरीका होता था, ठीक है, और इसके साथ में एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दबाई दी जाती थी, यानी कि साथ ही साथ इसके एक इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी जैसे कि गहना वगैरह हुआ या फिर कोई अन्य चीज़ हुई वो साथ में दफना देते थे। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो लोग थे ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। साथ ही साथ हमने कई जगह कुछ जानवरों के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी कि मनुष्य के साथ में कुछ जानवरों को भी दफना दिया। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, हम अभी पढ़ चुके हैं 2-4 मिनट पहले ही, कि भाई वह स्थान कौन सा है जिसमें हमें मानव के साथ में कुत्ते की हड्डी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो मांडी है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, ये लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे और देवताओं के रूप में हमने देखा कि यह पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से हमें वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है, तो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पिप्पल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? घोड़ा। जो घोड़ा है उसका अंकन हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसमें जो मोहर अर्थात स्टैंप्स होते थे उस पर नहीं मिलता। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनसे गाय के अवशेष भी प्राप्त नहीं हुए। और दूसरा, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको चांदी की नॉलेज थी और चांदी के एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए वह शेर है। तो देखो शेर के नहीं मिले, यहाँ से घोड़े के नहीं मिले, घोड़े का वैसे यूज किया जाता था लेकिन स्टैंप में नहीं, ध्यान रखना। लेकिन गाय और शेर इन दोनों के एविडेंसेस हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। नेक्स्ट, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कलिबंगा से। जो कलिबंगा स्थान है वहां से मरण पट्टिका के रूप में एक चित्रित सिंह युक्त देवता की आकृति हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता है। देखो जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता हैं ये दोनों की दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट, माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है ये जो 4 स्थान है आपके सामने, इनमें से इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर आएगा एज़टेक, उसके नीचे माया, उसके नीचे मुइस्का और सबसे नीचे आएगा इंका, अर्थात यह नॉर्थ से साउथ की साइड में इनका सीक्वेंस होगा, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो आंसर है सुमेरिया। जो सुमेरियन सभ्यता थी वह लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी। और सुमेरियन सभ्यता कौन सी है? दक्षिण मेसोपोटामिया की सभ्यता। सुमेरिया किसको कहते हैं? दक्षिण मेसोपोटामिया को, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैदिक काल। इसी तरीके से वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बनते होंगे उन सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा है तो आप मुझे इन जो प्रश्न है इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है,
हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और जो भी आपका सही और सटीक आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सही आंसर टाइप कीजिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना सही आंसर टाइप करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया तो भाई कर लीजिए, थोड़ा कमेंट वमेंट करके आपके याद रह जाएंगी चीजें, इस वजह से मैं ये सब बोल रहा हूं। इसलिए लास्ट में 2 स्लाइड इसलिए दिखाता हूं कि यार आप क्या कर सको, किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको मेमोराइज कर सको। अगर आप थोड़ा सा टाइप करोगे ना तो आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार क्या कुछ लिखना है। अगर आपको कुछ भी नया पॉइंट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि पशुपति शिव। पशुपति शिव के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे और ये देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।